हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट और सेल्फ में मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपने क्विज नंबर 3। और ये जो क्विज है हमारी पिछले वाले क्विज का ही पार्ट है। अब चलते हैं। हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और जो सारे के सारे हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में दो एसएससी में 2022 में कुछ क्वेश्चन आए हैं वहाँ से उठाए। सिर्फ करंट अफेयर को कुछ छोड़ करके हमने कोशिश की है कि सारे के सारे हम क्वेश्चन वहाँ के लिए। आज की जो अगर आप किस मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ये क्विज लगा रहे हैं किस किस एग्जाम के लिए लगा सकते हैं तो आप एसएससी के सभी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। सीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम चले हुए हैं, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वहाँ पे भी काफ़ी सफिशेंट रहने वाला है। अगर आप एएलपी के लिए या एससीआरए के लिए या फिर आरपीएफ के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी। और अगर आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या अभी हाल ही में यूपी में भी एक एग्ज़ाम होने वाला है पीईटी का पैट का, अगर आप उसमें भी लगा रहे हैं तो ये काफ़ी सफिशेंट आपकी होने वाली है। चलिएगा, तो मैं शुभम कुमार आपके सामने आज की जो हमारी क्विज है उस पर चलता हूँ। और जो जस्ट आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो जीवाणु द्वारा जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा आपसे रोग पूछा गया है कि बैक्टीरिया द्वारा कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और यहाँ पे टाइमर 20 सेकंड का आपके सामने टाइमर चला हुआ है। इस साइड में भी इस टाइम में हम जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है, हमारा जो जीवाणु द्वारा रोग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा प्लेग रोग हो जाता है। और जो जीवाणु से संबंधित जो कुछ रोग है उसकी एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। अगर पंडित का टीका न्यू है तो चलिएगा, इससे आखिरकार कौन कौन से आप जीवाणु से होने वाले रोगों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले पंडित से तीन वर्ड मिल के बना है। तो सबसे पहले अगर प्या की बात करता हूँ तो यहाँ से प्लेग बनता है, फिर डै से क्या बनता है, डिप्थीरिया बनता है। और यहाँ से डै की जगह हमने तै लिखा हुआ है, तै की जगह हमने डै लिख तै की जगह डाया, तो इसका भी आप डाई इसको भी आप थोड़ा सा लिंक कर लेना, ये टाइफाइड हो जाता है। और जस्ट अगर आपसे पूछा जाए फिर कैसे, तो काली खांसी, इसका काली खांसी हो जाता है। फिर यहाँ से टीका से टीका से कौन कौन सा बनता है, हमारा टिटनेस बन जाता है और टीबी हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अगर बात करता हूँ का से तो ये कुष्ठ रोग हो जाता है, और न्यू से निमोनिया हो जाता है, और है से हेजा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, और आपको पता चल जाएगा कि जो इस बार पंडित का टीका है वास्तव में न्यू है, तो उससे आप जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं वहां से आप सारे के सारे याद कर पाओगे। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि जीवाणु द्वारा जो होने वाला रोग है वो कौन सा है, प्लेग यहाँ से बन जाता है। तो जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय नौसेना का जो प्रमुख रैंक है वो कौन होता है, यानी कि प्रमुख जो रैंक होती है, सबसे हाई रेस्ट जो नौसेना की होती है वो कौन सी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है एडमिरल, इसका आंसर हो जाता है। और जस्ट यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ फिगर लेके आया हूँ जिसमें आपको इंडियन आर्मी का दिखाई देगा, इंडियन इंडियन एयरफोर्स का दिखाई देगा, और इंडियन एयरफोर्स के बाद में आपको नेवी का दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपसे मैं जो हमारी आर्मी की जो सबसे बड़ी रैंक होती है वो जनरल होता है। अगर वहीं से इंडियन एयरफोर्स की बात करता हूँ तो एयर चीफ मार्शल यहाँ पे होते हैं। अगर नेवी की बात करता हूँ तो एडमिरल यहाँ से सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना है। अगर यहीं पे मैं सबसे छोटी वो रैंकों की बात करता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है लेफ्टिनेंट से और ये जनरल तक जाता है। वैसे सिपाही भी होता है, तो जस्ट हमने उसको नहीं लिया है। तो हमने जो मेजर जो रैंक है हमने उनको लेने की एक बार कोशिश की है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इंडियन आर्मी की जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो कौन सी है, जनरल है। अगर मैं फिर से इंडियन एयरफोर्स की बात करता हूँ तो एयर चीफ मार्शल हो जाता है यहाँ से। अगर मैं इंडियन नेवी की बात करता हूँ तो यहाँ से एयर एडमिरल यहाँ से हो जाता है। तो चलिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बट आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, या कहीं से आपको इस फिगर को फिर से दोबारा से डाउनलोड कर लेना है ताकि इसको आप याद कर सको अच्छे से, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे। फाइनेंस मिनिस्टर से आपसे पूछा गया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपसे पूछा गया, जो कि कौन से वाले पूछा गया, स्वतंत्रता वाले आपसे पूछा गया। जस्ट आपके सामने ऑप्शन है। तो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आर के षणमुखम शेट्टी का आप इधर पिक्चर देख रहे होंगे। ये आर के षणमुखम शेट्टी जी हैं, जो कि भारत के क्या रहे हैं पहले, जो भारत के पहले क्या है वित्त मंत्री रह चुके हैं। आइएगा, चलते हैं हम
अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का जो सही क्रम है आपको वो बताना है कि इनमें से आपका सही क्रम कौन सा होने वाला है, यानी कि जो इनका टाइम पीरियड है आपको वो याद होना चाहिए। उसको उसके लिए आपको पूरी पूरी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने एक भी एक दो भी अगर आपके ठीक ठाक से याद है तो वहां से बन जाएगा, चलिएगा। जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है, सबसे पहले चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त के बाद में यहाँ समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, फिर कुमारगुप्त आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर नंबर 3 बैठ जाता है। आइएगा, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। सबसे तेज दौड़ने वाला जो जंतु है, यानी कि जो सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है वो कौन सा है? शेर है, चीता है, कछुआ है या बाघ है, आपसे पूछा गया है। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो सबसे जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है चीता। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाता है? चीता। अब यहाँ पे आप एक चीते की फोटो भी देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा गया है। जो फेफड़े होते हैं वो किस झिल्ली से घिरे हुए होते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। कार्डियम अगर मैं बात आ दूँ, ये हृदय से संबंधित है हमारा, ये हृदय से संबंधित हो जाता है। तो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्यूरल मेम्ब्रेन्स। जो प्यूरल मेम्ब्रेन्स होती है वो झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। अगर यहाँ पे हम एक लंग्स देखते हैं, ये लंग्स है हमारे चेस्ट के अंदर, जस्ट लंग्स होते हैं। तो यहाँ पे एक एक ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। तो अगर हो सॉरी, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। तो इस प्रकार से जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े की जो बाहरी झिल्ली होती है, अगर मैं इस झिल्ली की बात करता हूँ यहाँ से, तो जो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स भरा होता है, ये प्यूरल मेम्ब्रेन्स भरा होता है, यानी कि प्यूरल कैविटी भी इसको कहा जाता है। आप इसके भी, और ये नीचे से जो हमारे फेफड़ों को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए हम जब सांस लेते हैं ऊपर नीचे करते हैं, ये इधर से इस तरीके से आपको डायफ्राम भी चमक रहा होगा। आई होप आप इस फिगर को अच्छे से एक बार फिर देख पाएंगे। इसके ऊपर मैंने पूरी पूरी एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा जो रचित जो उनकी पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम नाटक जो है वो इसके ऊपर निर्धारित है? आपसे पूछा गया है। तो इतना भारी नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इसी में ही इसका आंसर छिपा है। तो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है अग्निमित्रम। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये अग्निमित्रम लास्ट में लिखा हुआ है, मालविका अग्निमित्रम जो लिखा हुआ है। ये नाटक जो जो इसके नायक है, उसके जो नायक है वो कौन थे उसके? मालविका। अगल, अगला है भारत विश्व सबसे बड़ा और जो सबसे भारी स्तनी है, स्तनी जो पाया जाता है धरती पे वो कौन सा है? अगर सब में ये पूरे धरती की बात करता है, संपूर्ण पृथ्वी की बात की गई है। अगर मैं यहीं पे अगर धरातल की बात करता हूँ, यानी कि स्थल की बात करता हूँ, तो स्थल पे जो सबसे बड़ा पाया जाता है वो पाया जाता है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी जो है सबसे बड़ा पाया जाता है। जस्ट यहाँ से पूछा गया है जो सबसे बड़ा है, और तो स्तनी वो कौन सा है? वो है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल ही वो है और ये समुद्र में पाई जाती है। तो जस्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पूर्व में श्याम को जो पहले किस नाम से जाना है, जिसको श्याम के नाम से जाना जाता था, उस देश का नाम क्या है? वो आज किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया, हवाई द्वीप या चीन? आपसे पूछा गया है कि श्याम किसका पुराना नाम है? कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है थाईलैंड। आप थाईलैंड को देख सकते हैं, यहाँ पे थाईलैंड है। भारत से थोड़ी ही दूर थाईलैंड है, ये यहाँ पे म्यांमार हो गया और म्यांमार से लगता हुआ है थाईलैंड है। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखोगे तो ये और भी ज़्यादा आपके पास पड़ जाएगा। तो चलिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीसी तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण हेतु कौन सा खनिज लवण की आवश्यकता होती है? अगर हम बी 12 की बात करते हैं तो बी 12 हमने जस्ट अपनी जो पहली क्विज थी उसमें भी जस्ट बी 12 के बारे में थोड़ा सा के बारे में बात की है। फिर से आपसे यही पूछा गया, इस बार आरसीबी, इस बार आरबीसी और विटामिन जो बी 12 है उसके संश्लेषण के लिए बात की गई है। तो इसके लिए विटामिन कौन सा चाहिएगा? इसे कोबाल्ट चाहिएगा। और कोबाल्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है आप यहाँ पे मिनरल्स देख सकते हैं। इसमें नट्स हो गया, हमारा एग हो गया, मीट हो गया, चीज़ हो गया और मिल्क हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इस पूरी पूरी वेब सीरीज में इसमें पूरी पूरी में फिगर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है? आपसे पूछा गया है। तो मुंबई है, चेन्नई है, कोचीन है या कोलकाता है?
तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है हमारा मुंबई। मुंबई भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसे माना जाता है। और ये जो मुंबई है वो 7 टापुओं से मिलके बना है। वो 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को जाना जाता है। 7 जो टापू हैं उसके नाम से भी मुंबई को जाना जाता है, क्योंकि पहले जो छोटे छोटे टापू थे उनको मिलाकर के क्या कर दिया गया, उसको पूर्ण रूप से मुंबई कहा जाता है। अगर जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के, पुरी में उड़ीसा में, या महाबलीपुरम तमिलनाडु में, या कन्याकुमारी तमिलनाडु में। आपसे पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका आंसर पुरी। और ये यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी हैं। भगवान जगन्नाथ जी के साथ में 3 तस्वीरें स्थित है, और ये जगन्नाथ जी का पूरा पूरा मंदिर है आपके सामने। जस्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, निम्नलिखित में से किस किरण निम्नलिखित में से किस किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। आपसे पूछा गया है जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम किसकी होती है। एक्सरे किरणें की, अल्ट्रावायलेट किरणें की, या रेडियो वेव्स, या गामा किरणें। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है गामा किरणें। तो गामा किरणें के जो वेव्स हैं आपके सामने हैं, जो सबसे कम है वो है 400, हाँ 400 नैनोमीटर है। अगर वहीं से इससे इससे ऊपर की जो है वो एक्स किरणें हैं, फिर अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाती है, फिर जो विजिबल किरणें जिनको हम देख पाते हैं वो इतनी हो जाती है, फिर इंफ्रारेड है, और फिर ये कौन से माइक्रोवेव्स है, और फिर ये रेडियो तरंग है। तो रेडियो तरंगे की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए उसकी रेंज कितनी होती है तो आपसे कह सकते हैं 700 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। आपसे मैं फिर से कहता हूँ जो सबसे कम है, आपको ये इस फिगर का पूरे का क्या ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये फिगर आपकी याद रहे हमेशा के लिए। आपको फिर से आपके सामने में ले आपके सामने ये पूरा पूरा नैनोमीटर के हिसाब से सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है किसकी होती है, रेडियो तरंगे की होती है, फिर माइक्रोवेव्स के, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल आ जाता है, फिर अल्ट्रावायलेट हो जाता है, फिर एक्स किरणें, और फिर गामा किरणें। तो जस्ट जो हमारा आंसर हो जाता है वो गामा किरणें इसका आंसर हो जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। जो एक अंधा, हाँ, जिस व्यक्ति को वर्ण आंद्रा रोग हो जाता है उसे कौन सा रंग नहीं, उसे जो लाल रंग होता है वो किस प्रकार का हमें चमकता है। और ये एक आनुवांशिक रोग है। अगर ये एक आनुवांशिक रोग है तो यहाँ पे लाल कलर आपको कैसा चमकेगा, वो आपको लाल का कैसा चमकने वाला है, हरा चमकने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो विंग ऑफ द फायर जो विंग ऑफ द फायर किस वैज्ञानिक की जो आत्मकथा है, आपसे पूछा गया है किसकी आत्मकथा है विंग ऑफ द फायर, किस वैज्ञानिक की आत्मकथा है। आपके सामने है मेघनाथ साहा, होमजी, जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस, या एपीजे अब्दुल कलाम। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, और ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को किसके नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है पशुओं के जो नाखून होते हैं और खुर होते हैं और सींग किस उत्तक के बने होते हैं। आपसे पूछा गया है जो कि पशुओं के जो नाखून होते हैं, खुर होते हैं और सींग होते हैं, किस उत्तक के बने होते हैं। जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है कैरोटीन उत्तक के बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये खुर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, और आयरन अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन, ये पाया जाता है पालक में। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आयरन की कमी से होने वाला रोग आपके सामने है एमीनिया रोग इसमें हो जाता है। और यहाँ पे इसमें कुछ इसके सिम्टम्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना है, कुछ ठंड लगना है, फीवर यानी कि वीकनेस अपने आप को फील करना है, आपके सामने सॉर्ट ऑफ ब्रीथ है, इस प्रकार से उसकी कुछ जो आयरन की कमी से होने वाले रोग है उसके जो लक्षण है आपके सामने रख दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को
मनुष्य के शरीर को भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे कि कितने संश्लेषण मनुष्य को आवश्यक होते हैं। देखिए, मनुष्य शरीर को जो प्रोटीनों की जो आवश्यक तत्वों की जो आवश्यकता है वो कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा गया है। उनके संश्लेषण कितना होना चाहिए। अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो प्रोटीन, जो प्रोटीन बना होता है वो नाइट्रोजन का बना होता है, नाइट्रोजन से संयुक्त होता है, और यहीं पे उसको जो संश्लेषण की आवश्यकता होती है, कम से कम उसको कितनी चाहिए, मनुष्य को 10 संश्लेषण की आवश्यकता होती है मनुष्य शरीर को। तो चलिएगा, आप हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री कौन है। जो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो कौन है, इंदिरा गांधी है, एस भंडार नायके है, मार्गरेट थ्रेचर है, या बेनजीर भुट्टो है। तो बेनजीर भुट्टो की बात करता हूँ तो बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की है, ये इंग्लैंड की है, ये श्रीलंका की है, और ये भारत की है। तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करता हूँ तो वो कौन हो जाती है, महिला, वो हो जाती है इंदिरा गांधी। भारत में सिर्फ दो ही महिलाओं ने राज किया है, एक तो रजिया सुल्तान, और दूसरी जो राज्य किया है वो किया है इंदिरा गांधी ने। और फिलहाल जो भारत में दो और नायिका के रूप में है वो प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। तो जो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है एस एस भंडार नायके, ये हो जाता है। और ये किस देश की बताया मैंने अभी आपको, श्रीलंका की ये थी। ये श्रीलंका में महिला प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, जो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है वो किस नाम से जाना जाता है। जो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है वो कौन सा है। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्विफ्ट नाम का एक पक्षी होता है। ये आपके सामने ये पिक्चर है वो स्विफ्ट पक्षी की। और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और जो हैमिल्टन बर्ड है, हैमिल्टन बर्ड जो विश्व का सबसे जो छोटा है उसकी उसके अंतर्गत आता है हैमिल्टन, ये काफ़ी छोटा है। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपसे पूछा गया, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी ने भी इसमें इसे 2022 में पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो कब अपनाया गया था, आपसे पूछा गया है। जो इस भारतीय संविधान, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको अपनाया गया था। तो आपके सामने डेट्स है, चलेगा। जो इसका जो जस्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को क्या अपना लिया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था भारतीय संविधान ने। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है जो शिव किला दर्रा है, यानी कि जो शिव किला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। जो शिव किला दर्रा है आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे कुछ और दर्रे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बोजिला दर्रा हो जाता है, पीर पंजाल हो जाता है, जम्मू जोरजिला हो जाता है, बैनीहाल दर्रा हो जाता है। ये सभी के जो सभी दर्रे हैं, जो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रे की बात करते हैं तो लद्दाख में पहुंच जाता है, क्योंकि आजकल जो लद्दाख का क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से बन जाता है हमारा। तो इस प्रकार से लद्दाख का जो क्षेत्र बना हुआ है उसी उसी हिसाब से जो काराकोरम है वो यहाँ से आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बारलाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, और जो नीति दर्रा है, नीति माना और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में अवस्थित है, नथुला दर्रा और जेपला दर्रा ये सिक्किम में अवस्थित है, बुमडोला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यांगयाप और दिफू दर्रा भी ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ दो और दर्रों की जो कि किसी आसपास देश के आसपास भी नहीं भटकते हैं, ये एक तो थाल दर्रा है और ये भोल दर्रा है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे केरल के और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में जो एक तो पालघाट दर्रा है, और वहीं से भी सेन कोटा तो जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, हमारा यहाँ पे केरल केरल के पास में स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ दर्रे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप और फिर इसको आपको याद रखने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा स्थित है, बारलाचा और शिपकिला दर्रा ये दोनों के दोनों दर्रे यहाँ पे स्थित है। अगर ये बात करता हूँ फिर अगर मैं बात करता हूँ तो मैं उत्तराखंड के बारे में, नीति दर्रा है, माना दर्रा है और लिपिलेख दर्रा है, ये तीन दर्रे हैं जो यहाँ पे उत्तराखंड में अवस्थित है। और सिक्किम की बात करता हूँ तो जेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, ये यहाँ पे स्थित हो जाते हैं। अगर मैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो गुलाबी शहर है वो किसे कहा जाता है। जो भारत की जो पिंक सिटी है उसे किसे किसे पिंक सिटी किसको कहा जाता है, आपसे पूछा गया है।
तो जो पिंक सिटी है वो किसको कहा जाता है, वो जो पिंक सिटी है वो जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर में स्थित है एक हवा महल। हवा महल में जस्ट मैं यहाँ पे, ये जस्ट आपके सामने हवा महल है। और जयपुर को झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला को जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है लहसुन और प्याज की जो गंध होती है किस रासायनिक की उपस्थिति के कारण होती है। जो लहसुन और प्याज की जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, आपसे पूछा गया है। प्रेजेंट ऑफ सल्फर, देखिए कह रहा है मीथेन। मीथेन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण होती है, या मिथाइल डिस्चार्ज होते हैं उसके कारण होती है, या इन सभी के कारण। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या आंसर हो जाता है, वो हो जाता है जो लहसुन प्याज में, जो लहसुन और प्याज होते हैं उनमें किस प्रकार की जो सल्फर होता है, सल्फर की उपस्थिति के कारण ही उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लहसुन और प्याज में, लहसुन प्याज की जो गंध आती है वो सल्फर के कारण ही आती है। अगला जो क्वेश्चन होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियों उनका जो वर्णन है वो किसके कारण, वो किसके कारण, किस अभिलेख में हमें मिलता है। आपसे पूछा गया है जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां वो किस किस अभिलेख में हमें मिलती है। तो समुद्रगुप्त की जो है आपके सामने जस्ट जो आंसर बन जाता है, आंसर बन जाता है यहाँ पे प्रयागराज, और ये प्रयाग में है। और ये प्रयागराज अगर मैं बात करता हूँ प्रयाग में, ये यहाँ पे एक स्तंभ है जहाँ पे काफ़ी जो क्या लिखी गई है समुद्रगुप्त के बारे में, जो उनका वर्णन है, यानी कि उपलब्धियों की, सैनिक उपलब्धियाँ थी किस प्रकार की है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं जल्दी आपके सामने जो कि हमारी क्विज नंबर 4 होने वाली है, क्विज नंबर जो हमारी 4 होने वाली है उसको लेके जल्दी आने वाला हूँ। तो इंतजार करना मेरा। और मेरी ये वीडियो सब्सक्राइब, मेरी इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो या मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम जस्ट अपनी नई क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।